अब इसके कंटेंट के बारे में चर्चा करूंगा मैं कि मैं बहुत महर्षि कणाद की बात करूं या जैसे पूज्य स्वामी जी ने जैन धर्म की बात की, मैं बुद्धिज्म की बात की या वेदों की बात की, उपनिषदों की बात की। आज का पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय विश्व का ये मानता है कि जो उपनिषदों की अवधारणा है वह बहुत कुछ उनको क्वांटम फिजिक्स की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान की है। आइंस्टीन तक ने कहा कि जो ईस्टर्न मिस्टिसिज्म स्पेशली उपनिषद एंड बुद्धिज्म हैज पेव्ड द पाथ फॉर द न्यू रिसर्चेस टुवर्ड्स क्वांटम फिजिक्स, ये आइंस्टीन का बात की। और आज के हेजनबर्ग, बोर ऐसे तमाम फिलॉसफर ये कहते हैं कि जब हमने भारतीय दर्शन को पढ़ा, उपनिषदों के दर्शन को पढ़ा, बुद्धिज्म को पढ़ा, तब इस विश्व के अस्तित्व के विषय में हमारी वैचारिक प्रणाली को एक नए शोध करने की दिशा मिली। उसी तरह जैनिज्म में अनेकांतवाद है, चाहे उसके जितने भी पंथ हो, स्यातवाद को सभी मानते हैं, जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं कि नथिंग इज डेफिनिट, नथिंग इज सर्टेन, एवरीथिंग इज प्रोबेबल। स्यात् अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अस्ति, नास्ति अस्ति, नास्ति नास्ति, इस तरह के 7 स्यातवाद के 7 प्रारूप हैं। जब आज की जो हेजनबर्ग की थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी है फिजिक्स की, वो पूर्णतः जैन धर्म के अनेकांतवाद से प्रेरित है, दार्शनिक धरातल। जब हम बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स की, तो बुद्ध के शून्यवाद और विज्ञानवाद की पूरी छाया दिखती है उसमें। जब हम गॉड पार्टिकल की बात करते हैं तो हमें उपनिषदों का ब्रह्म का दर्शन पूरी स्थापित दिखाई पड़ता है वैज्ञानिक भी परिधि में। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि जो भारत का दर्शन है वो आधुनिक विज्ञान से अलग नहीं है, लेकिन हमने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि हमारे ऋषि तो अंधविश्वासी थे, हमारे ऋषि जादू टोनों के देश में रहते थे, हमारे ऋषियों ने गीत गाए भावना के, जैसा नकारे ने प्रचारित कर दिया उसको हम उसी के अनुयायी बन गए। हमारे किसी भी संस्कृत के शास्त्रों में मात्र धर्म से जुड़ी बातें हैं, धर्म वो भी कर्मकांड से। धर्म तो एक व्यापक संदर्भ रखता है, वह जीवन के सभी मूल्यों में तर्कसंगत ढंग से विज्ञान को दिशा देने वाला और तद समय में प्रचलित वैज्ञानिक मान्यताओं में सर्वश्रेष्ठ मान्यता के रूप में भारत में स्थापित रहने वाले शास्त्र हैं। यह स्थापित करने में हम असफल हुए हैं, जबकि फ्रांस का श्रीगल बंधु, शोपेनहावर जर्मनी का, डुपरान फ्रांस का, इन्हीं उपनिषदों की व्याख्या करके यूरोपीय दर्शन को वैज्ञानिक दर्शन के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन हम अपनी गौरव गाथा गाने में और बच्चों तक पहुंचाने में असफल हो गए। हम अपने विज्ञान को, जो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, या जो गणित, सूर्य सूत्र, कात्यायन सूत्र, मानव सूत्र, आपस्तंभ सूत्र, आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, नारायण पंडित के सिद्धांत, उसको हम नहीं बताते तो हमारे बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि पाइथागोरस से ही हमने सिर्फ गणित सीखी है, गणित तो भारतीय परिधि में थी नहीं। इसी तरह रसायन शास्त्र में हम नागार्जुन का रस रसायन पढ़ते ही नहीं, रस रत्नाकर पढ़ते ही नहीं। बॉटनी में हम महर्षि पराशर का वृक्ष आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं। टेक्नोलॉजी में हम महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वत्र की चर्चा ही नहीं सुनते। जीव विज्ञान में हम शतपथ ब्राह्मण में जैविक शिष्य के निर्माण के समस्त बिंबों को, प्रतीकों को, उसके आख्यानों को, उनके तत्वों को जानते ही नहीं। इसलिए हमें लगता है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो तो सिर्फ कर्मकांड हैं और अंधविश्वास फैलाने वाले हैं।
उन शास्त्रों के बारे में अज्ञानता है, क्योंकि संस्कृत हमने भाषा को तिरस्कृत किया, और जब तक भाषा का सही ज्ञान नहीं होता तब तक उस भाषा के पुस्तकों में निहित तत्व का ज्ञान भी होना असंभव है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी के निर्देश पर हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में संस्कृत भाषा के ज्ञान को पहली से 12वीं तक अनिवार्य किया है, ताकि हम अपने शास्त्रों को की सही समीक्षा कर सकें। हम वेदों की समीक्षा महर्षि दयानंद की दृष्टि से कर सकें, सायण की दृष्टि से नहीं। एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूं, डी.एन. झा की दृष्टि से नहीं, बल्कि विद्यालंकार की दृष्टि से कर सकें। अगर ये व्याख्या भारत की दृष्टि के साथ करने की हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाएगा, तो भारत को गौरव गान गाने के लिए हमें इमोशनल संभाषण, भावात्मक गीत गाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूरे सांस्कृतिक इतिहास में, सांस्कृतिक यात्रा में विश्व के लिए ज्ञान निधि, ऋतंभरा प्रज्ञा देने का सामर्थ्य नहीं था, उसको जानने की जरूरत है। ये हमारा कंटेंट इस रूप में हम स्थापित करेंगे। असेसमेंट को हम 3 तरह की पद्धति है असेसमेंट। इसमें शिक्षक कौन कौन है, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत प्रणाम आप लोगों को, और आपको भी बहुत प्रणाम, आपने पुरुषार्थ किया। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, 3 तरह के असेसमेंट के प्रोसेस हैं। ऑफ लर्निंग का मतलब कि बच्चे को आपने जितना भी लर्न कराया, सिखाया, पढ़ाया नहीं, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। सीखा जा सकता है, पढ़ाना तो बोझ डालना होता है। लर्निंग इज अ प्रॉपर टर्म, प्रॉपर वर्ड। तो जो सिखाते हैं हम, उसको कितना ज्ञान हुआ, उसकी जो एक परीक्षा हम कराते हैं, उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग किसको कहते हैं? जो हम कंटिन्यूअस, सतत परीक्षण करते रहते हैं, जिससे कि हमें खुद भी मूल्यांकन हो सके, शिक्षक को भी, कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। जिसको आज एनईपी बात करती है, लर्नर सेंट्रिक, होलिस्टिक, इंटरडिसिप्लिनरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच, आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, कल्चर इंटीग्रेशन, इस तरह के शब्दों को आप सबने, शिक्षक हैं, आपने सुना होगा और इसका उपयोग भी कर रहे होंगे। उन इंटीग्रेशंस के लिए ड्यूरिंग द लर्निंग हम कंटिन्यूअस, सतत मूल्यांकन करते रहें बच्चे का, और ये स्वयं को प्रबुद्ध करते रहें, रिफॉर्म करते रहें, सुधार करते रहें कि शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव की जरूरत है। और असेसमेंट एज लर्निंग, ये ऐसी मूल्यांकन पद्धति है जिसमें बच्चा स्वयं का मूल्यांकन कर सके कि वह कितना दक्ष हो पाया विषय में। हमने अपनी भारतीय शिक्षा बोर्ड में असेसमेंट के इन तीनों प्रणाली को अलग अलग ना करके बहुत ही एकीकृत स्वरूप में प्रदान करने की कोशिश किया है, ताकि तीनों के मूल्यबोध उसमें सम्मिलित हो जाए। एक कंटेंट के विषय में, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक ज्यादा है यहां पर, हमने महाराणा प्रताप को, जिनके नाम से सभागार भी है, उनके शौर्य, स्वाभिमान, स्वायत्तता को बहुत बहुत नमन करता हूं मैं। हमने महाराणा को के साथ में पूर्ण न्याय तो नहीं किया, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उनकी चर्चाएं मिल जाती हैं इतिहास के कालखंड में, या कविताओं, हल्दी घाटी में श्याम नारायण पांडे के, या किसी तरह शौर्य के गीतों में मिल जाते हैं। लेकिन उनको संभालने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए भील समुदाय के राणा पूंजा का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, जिसको महाराणा उनको भील राणा कहते थे और महारानी उनको राखी बांधती थी, उनके विषय में क्या पढ़ाया जाता है? बताइए, पढ़ाया जाता हो तो? नहीं पढ़ाया जाता। तो हो सकता है कि अब चर्चाएं शुरू हो गई हो, भारत की नई शिक्षा नीति के बाद नई लहर आए,
हमने पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसे 200 जनजातीय महानायकों को चिन्हित किया है, जिन्होंने अलग अलग कालखंडों में भारत की सनातनता, अखंडता, स्वायत्तता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे राष्ट्र के साथ अपना योगदान किया है। हम अपनी पुस्तकों में ये भाव नहीं देना चाहते कि किसी एक समुदाय विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का दिल्ली सेंट्रिक इतिहास नहीं देना चाहते। हम रीजनल फ्लेवर चाहते हैं, और रीजनल फ्लेवर में भी हर समुदायों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। कि जनजातीय समुदाय जो कभी कभी हमको अपने से भारत की मुख्य धारा से अलग महसूस करता है कुछ क्षेत्रों में, उनके अंदर देश की अखंडता के लिए भाव जागृत करना, मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए जरूरी है कि उनके विश्वास पद्धतियों, उनके प्रतीकों, उनके महानायकों को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना कि हम अन्य क्षेत्रों के महानायकों को देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी उतना ही सम्मान मिले, कश्मीर के लोगों को भी उतना सम्मान मिले, अंडमान के लोगों को भी उतना सम्मान मिले, अरुणाचल के भी उतना सम्मान मिले, और राजस्थान के लोगों को भी उनके शौर्य और गाथा के अनुरूप सम्मान मिले। ये पूर्णतः हम उसका ध्यान रख रहे हैं। ये तो वो धरती है, शायद ये पढ़ाया गया हो, कालीबाई का नाम सुना है ना, आपकी पुस्तकों में है? छोटा सा उल्लेख। गोविंद गिरी के मानगढ़ जो आंदोलन था 17 नवंबर 1913, जिसमें 200-300 भील समुदाय के लोगों को गोलीबारी में मृत्यु हुई थी, उसकी चर्चा है। एक दो पंक्तियों में होगी, अब हटा दिया। दरअसल जो बोर्ड की हिंदी परिषद, भारतीय शिक्षा बोर्ड की परिषद के नाम से एक फर्जी संस्था जो ब्लैकलिस्ट हुई थी भारत सरकार द्वारा, और पहले से ब्लैकलिस्टेड पड़ी है वेबसाइट। तो इसलिए भारत सरकार ने जिस समय बोर्ड का गठन किया उस समय पूरी वैधानिकता को विचारण करते हुए इसलिए उन्हें बोर्ड शब्द को रहने दिया। और मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि एकाध शब्द अगर ऐसे होते भी हैं, और हम ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी मीडियम ही पढ़ाएंगे, ये भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम ही सिर्फ पढ़े होते स्वामी विवेकानंद, तो शिकागो के सम्मेलन में अंग्रेजी में भाषण देकर के पूरे देश में सनातन धर्म का ध्वज नहीं फहरा सकते थे। हिंदी तो हम हिंदी संस्कृत तो प्रायोरिटी है, हिंदी संस्कृत हमारी प्राथमिकता है, लेकिन अन्य भाषाओं को भी हम इसलिए समझाएंगे, लेकिन उनमें जो हम पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, उसमें हम शेली कीट्स, वर्ड्सवर्थ की महिमा मंडन, शेक्सपियर का नहीं करेंगे। भाषा अंग्रेजी होगी आदरणीय, लेकिन जो उसका कंटेंट होगा वह महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस, कन्नड़ में लिखित जो द्विपाद रामायण, जो अन्य भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी है, या कालिदास की जो पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, उससे लिए गए प्रसंग को हम पढ़ाएंगे ताकि वो भाषा तो जाने, दूसरी भाषाएं भी, लेकिन उस भाषा में भारत को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर हो। अगर स्वामी रामतीर्थ नहीं जानते होते अंग्रेजी, स्वामी विवेकानंद नहीं जानते होते अंग्रेजी, परमहंस योगानंद नहीं जानते होंगे अंग्रेजी, महेश योगी नहीं जानते होंगे अंग्रेजी, तो हमारी जो भारत की जो विद्या है, योग है, वह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सीमा तक सीमित हो जाएगी। लेकिन हाँ, हिंदी और संस्कृत को हम अपने प्राण तत्व के रूप में उसकी उपासना करेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड में ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया कंटेंट असेसमेंट। पेडागोजिकल अप्रोच में हम जितने भी आज की पद्धति है, जो जिसने एनसीएफ कितने लोगों ने पढ़ा है, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ईमानदारी से उठाना, कोई इसमें कोई विमर्श की बात हो रही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नया ड्राफ्ट आया है अभी 1 महीने पहले, नहीं पढ़ा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें पेडागोजिकल जो अप्रोच है उसमें उन्होंने बहुत ही प्रिंसिपल्स के रूप में शुरू के, अगर 100 पृष्ठ भी पढ़ लीजिए, है तो 628 पेज का हो,
हमें तो एक एक पंक्ति पढ़नी पड़ी क्योंकि एक बोर्ड का चेयरमैन हूं मैं। तो उसमें जो लिखे गए हैं, जैसे उन्होंने कहा क्या क्या होना चाहिए, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, कैपेसिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज। फिर उन्होंने डिफाइन किया कि नॉलेज का क्या मतलब है, परापरा दोनों की बात की नॉलेज में, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड पहले से कर रही है। उन्होंने वैल्यूज डिस्पोजिशन की बात किया तो मॉरल वैल्यूज की बात भी की और इपिस्टेमिक वैल्यूज की बात भी की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात भी की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात भी की। क्योंकि सबसे बड़ा इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं कि परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के राष्ट्र तक के लिए लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप हमारे नागरिकों का आचरण पूर्णतः नहीं है। जब तक नागरिक यहां का पूर्णतः, परिवार में भी लोकतांत्रिक नहीं होगा, फैमिली के अंदर भी डिसीजन मेकिंग में जेंडर न्यूट्रलिटी होगी, सबका पार्टिसिपेशन होगा, सहभागिता होगी, तभी बड़े संदर्भ में, उदात्त संदर्भ में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। तो लोकतांत्रिक सहभागिता की बात भी वैल्यूज में है। पॉजिटिव वर्क इथिक्स की, जो स्वामी जी रोज 5 से लेकर के 8:30 बजे तक लोगों से चर्चा करते रहते हैं, उसकी चर्चा भी उन्होंने किया। उसमें सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की बात किया उन्होंने, और क्यूरियोसिटी और वंडर्स, कौतूहल और जिज्ञासा, जो उपनिषदों की मूल आत्मा है उपदेशों की, परीक्षाओं के माध्यम में प्रश्नोपनिषद आप पढ़िए, 6 प्रश्न के माध्यम से पूरे सृष्टि और आचरण के बारे में पूरी नियमावली आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। उस पद्धति को रखने की बात किया उन्होंने। कैपेसिटीज की बात किया कि हम बहुत बड़े बड़े विद्वान छोटे से संकट आने पर घबराते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, समस्या के समाधान की प्रवृत्ति नहीं है। ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का हम क्या करेंगे जो हमारे सामने किसी समस्या के समाधान करने के उपकरण के रूप में ही नहीं है। बात वाणी के प्रवचन तक है। अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ इंक्वायरी नहीं है, खोज की प्रवृत्ति नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। और अंत में वो भी नहीं हो सकता जो भी आपने एक नारा दिया है कि अगर भारत को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पूज्य स्वामी जी जिसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, अखंड पुरुषार्थ करते हैं विगत 30-40 वर्षों से। भारत स्वावलंबी कैसे हो? स्वावलंबी होने के लिए सबसे जरूरी है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सबके लिए जरूरी है वैचारिक स्वावलंबन। वैचारिक स्वावलंबन, सांस्कृतिक स्वावलंबन, और उस स्वावलंबन के लिए सबसे बड़ा उपकरण क्या है? शिक्षा। और उसका सबसे बड़ा योद्धा कौन है? शिक्षक। अगर शिक्षक ठान ले सही शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम के माध्यम से कि हमें राष्ट्र को सर्वांगीण संदर्भों में आत्मनिर्भर बनाना है, ये देश पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। सिर्फ नारों में नहीं, वास्तविक संदर्भ में हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आपने अलग जगाई है, आपके बहुत सारे जुड़े हुए शिक्षक भी यहां पर हैं, वो इस दिशा में पूर्व से ही कार्य कर रहे होंगे। लेकिन ये स्वदेशी स्वावलंबन की अवधारणा पूज्य स्वामी जी की आत्मा है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी उसी का एक उपादान है। क्योंकि स्वास्थ्य के संदर्भ में, योग आयुर्वेद के संदर्भ में पूज्य स्वामी जी ने बहुत अनथक प्रयास करके बहुत शीर्ष तक पहुंचाया है। योग को ग्रंथों और गुफाओं से निकालकर आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा दिया है, समावेशी बना दिया है। उसी तरह के स्वदेशी की अवधारणा को विचार के स्तर पर, और वो भी अवचेतन में, जब बच्चा छोटा हो, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं, आप जानते हैं कि जो 14 वर्ष तक हमने सीख लिया, जीवन भर वो संस्कार हमको संचालित करते रहते हैं। तो अगर अवचेतन मस्तिष्क में हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पिरो दिया और संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने का मंत्र दे दिया, तो राष्ट्र तो स्वतः स्वावलंबी और स्वतंत्र एक स्वदेशी की अवधारणा पर उठ खड़ा होगा। और वो स्वदेशी ऐसा होगा जो वैचारिक रूप से और उत्पादों की दृष्टि से, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, नीतियों की दृष्टि से पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसका अभ्युदय होगा, जिसकी प्रतीक्षा भविष्य कर रहा है। यूएसए टूटने वाला है, रसा टूट चुका था, यूक्रेन युद्ध के बाद और टूट जाएगा, बचा है सिर्फ एक चाइना। वो चाइना भी बूढ़ों का देश होने वाला है अगले 10 साल बाद।
हो चुका है 30%। 30% हो चुके हैं, अब हो जाएंगे 50-60%। बूढ़ों का देश होने वाला है, जहां पर वर्किंग पावरफुल जो यूथ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, वो रहेगी नहीं। और कुंठित देश होना। और कुंठित देश होगा, क्योंकि वहां लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है, अनुशासन नहीं है वहां। तो कोई भी बंधन युक्त मनुष्य बहुत दिनों तक परिणाम नहीं दे सकता, तो समाज कैसे देगा? तो इसलिए भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी उपादान में, उसी दिशा में, बच्चों को गढ़ने और शिल्प करने की दिशा में एक कदम है। पूज्य स्वामी जी का संकल्प है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंदर अनुस्यूत उस ईश तत्व को, गुरुत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।